अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, अपने घरों से अपने अपने कामों के लिए निकल चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अल्लाह ताला से बातचीत करने के बाद अपने रिस्क के लिए और अपनी ना सिर्फ मैं अपने रिस्क के लिए बल्कि रिस्क की रवानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, यकीन जानिए जो सुबह उठते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में रवानी पैदा करता है, फरावानी पैदा करता है। तो आप सब भी जो लोग सुबह नहीं उठते, क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ नॉर्मली माएँ सोती रहती हैं, लेकिन एक बार ये भी एक प्लेजर है, लेकिन बहुत देर से उठने से आपकी बरकत चली जाती है। फजर की नमाज अदा करें, ज़रूर दुआएं पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआएं करें और फिर अपने घरों से रवा दवाओ, क्योंकि जो मर्द हजरात होते हैं वो बहरहाल उनकी छुट्टी नहीं होती, ना उनकी विंटर वेकेशन होती है, उन्हें काम पे जाना है, उन्हें अपने बिजनेस पे जाना है। बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि वो थोड़ा 10-11 के बाद तक निकलते हैं, 10-11 बजे तक, लेकिन जो वर्किंग मेंस होते हैं, जो अपनी नौकरियाँ कर रहे होते हैं, उनको टाइम पर पहुँचना है, किसी को 8:30, किसी को 9 बजे पहुँचना होता है और उसी हिसाब से वो अपने रास्ते का तयन और वक्त का तयन करते हुए उस हिसाब से निकलते। तो जनाब अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम थोड़ी सी दूरी पे रह गए हैं अब अगले साल की, तो जनाब इस सालों के हवाले से भी कुछ बात होगी और जो गुजरे साल उनके जो उनमें तकलीफ़ें हमने उठाई, चाहे वो माशी हवाले से हो, चाहे वो माशरती हवाले से, उसके ऊपर भी बात होगी। और एक बहुत अहम बात जो आज का ख़ास दिन है, जो कि आप सब भी जानती है, मेरी पसंदीदा, आपकी पसंदीदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है। उस अजीम शख्सियत का जिसने पूरी दुनिया में अपनी जहानत का डंका बजाया, वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। उनकी अगर हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से बात करूँ या उनकी सियासी शख्सियत के हवाले से बात करूँ या फिर उनके फादर और उनकी जो लेगेसी थी उसके हवाले से बात करूँ, तो शायद मेरे पास वक्त कम पड़ जाए और घंटों कम पड़ जाएं, लेकिन उनकी लेगेसी और उनकी बातचीत और उनकी सियासत के ऊपर मेरी बातचीत और मेरे अल्फाज ख़त्म ना हो, इतना मेरे पास मवाद है उनके लिए बोलने के लिए। लेकिन मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले मैं ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन कर रही थी और ये कोई वक्त था, कोई 12 बजे का, और दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ का कॉन्वॉय गुजर रहा था, उसके ऊपर हमला हो गया था। और साथ साथ ये कि कोई तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के करीब बेनज़ीर भुट्टो जब लियाकत बाग में जलसे से खिताब कर रही थी और वो वहाँ से उतरी, हालांकि उसी रात उनकी जो प्रीवियस कुछ जनरल से उनसे मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने उनको इस बात की आगाही दी थी कि उनके ऊपर मुमकिन तौर पर हमले की जो जिसको कहा जाता है फोरकास्ट है या फिर ये कि ये पेश गोई की जा रही थी कि उनके ऊपर मुमकिन तौर पर कातिलाना हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने न डरते हुए उस लियाकत बाग में वो गई और वहाँ पे उन्होंने जलसे से खिताब किया। और जब जलसे से वापस हो रही थी तो उनके ऊपर लगातार 2 फायर किए गए और साथ साथ बम का हमला भी किया गया, जिसके अंदर वो शहीद हो गए, खुदकुश हमला भी किया गया। जनाब मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म खातून जो पाकिस्तान की 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, आज उनकी 17वीं यानी 17वीं बरसी मनाई जा रही है और उसी के ऊपर हम बात भी करेंगे, उनकी लेगेसी के ऊपर, उनकी सियासत के ऊपर, उनकी हयात के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने किस किस्म की जो उनको बेहतरीन जो काम करने थे वो किए और उनकी सियासत ने क्या रंग दिखाया। उन्होंने अपने बाप से सियासत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से क्या कितनी सियासत सीखी और उसको कितना इम्प्लीमेंट किया और उनकी शख्सियत में जो नुमाया खुसूसियात थी उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी ज़ुबैर हाशमी साहब तजज़ियाकार हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबैर साहब, जब भी कभी हम बात करते हैं सियासी शख्सियात के हवाले से, तो सबसे पहले हमारा मुल्क हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। हम सियासी शख्सियात को जब उन्होंने हमारे मुल्क पे जिस काम किया होता है और उसके वज़ीर आज़म या फिर उनकी बागडोर संभाली होती है, तो हम ये देखते हैं कि उस दौर में पाकिस्तान कैसा रहा। लेकिन पहले मेरी बात करेंगे, हम जो बात करेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, उनकी शख्सियत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मुझे एक ऐसी शख्सियत पे बात करने के लिए आपने मदऊ किया है कि जो शायद एशिया की बड़ी शख्सियात में से एक शख्सियत है। नहायत बहादुर, बहुत पढ़ी लिखी, नपातुला बोलने वाली और बहुत ज़माना साज और तारीख़ साज शख्सियत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। और जिस तरीके से उन्होंने ग्रो किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी ग्रूमिंग की, आपको याद होगा, जहन में होगा कि 71 में जब शिमला एकॉर्ड होता है तो बेनज़ीर साहबा की उम्र इतना ज़्यादा नहीं थी, 14-15 साल होगी। हम तो थे ही नहीं। जी, मैं भी नहीं था, मैं उसके बाद पैदा हुआ। तो लेकिन वो भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनको अपने साथ लेके गए और इंदिरा गांधी जैसी बड़ी शख्सियत के साथ उन्होंने बैठ के वॉच किया उन मुज़ाकरात को, जो 90,000 फ़ौजियों को वापस लाने में भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए थे। तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब का विज़न था कि उन्होंने बेनज़ीर साहिबा की
जो सियासी परवरिश है वो अपने हाथ में रखी हुई थी। अगर आप देखें तो उनके दोनों बेटे जो हैं वो सियासत से लाताल्लुक़ रहे, बाहर रहे। मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी बहुत बाद में आए और फिर शहीद हो गए, लेकिन इनके ऊपर सारा फोकस था। ये पाकिस्तान में रहीं, इन्होंने जेलें काटी, इन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा के साथ मिलके बहुत ज़्यादा सियासी स्ट्रगल की। जब भी हम उनके हवाले से बात करते हैं, एक तो सर जिसको कहा जाता है कि सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, और सर कभी कभार दुख से जुख इसलिए जाता है कि वो तकलीफ़ जो हमने सही उस वक्त, क्योंकि हम वो आंखों देखा हाल थे जो हम अपनी ट्रांसमिशंस के ज़रिए अपने नाजरीन को बता रहे थे। मुझे अभी वो वक्त नहीं भूलता जिस वक्त मैं वो ट्रांसमिशन कर रही थी और मैं जिन एक्सपर्ट्स को अपने साथ अपने शो पर बुला रही थी, और जब मैं अपने जो मेरे नाजरीन थे उनको बताना चाह रही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब हमें नहीं रही, तो वो जो मेरे गेस्ट थे जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी था, या हर एक वहाँ का अश्कबार थी और वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे, और वो मुझे वहाँ पे सरजनिश कर रहे थे कि आप कैसे बग़ैर यकीन के और बग़ैर यकीन दहाने के ये बात कर सकती हैं कि मोहतरमा अब हमें नहीं रही। और वो उनको मैंने शो पे रोते बिलखते देखा है, और फिर हमने उनको किसी तरह से दिलासा देते हुए उनको शो से बाहर किया, लेकिन ये किसी एक की बात नहीं करी। जितने भी मेरे पास गेस्ट आ रहे थे वो यकीन नहीं कर रहे थे और वो ज़ारों कतार रो रहे थे, तो हमारा भी दिल उसी तरह से रो रहा था, और हमारे गले में भी, चाहे हमारा वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से हो या ना हो, लेकिन आंसुओं का एक गोला गले में फंस रहा था कि कितनी अजीम लीडर जिसने अपनी अज़मत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपनी सियासत से पाकिस्तान को चमकाया, आज वो हमें नहीं रही। और ये ऐसे अजीम लीडर मुश्किल से पैदा होते हैं। उन्हीं की शख्सियत पे बात कर रहे थे ज़ुबैर साहब जी। हमगीर और हम जहद शख्सियत थी बेनज़ीर साहिबा की, और पाकिस्तान में एक बहुत मॉडर्न लीडर थी। मुझे याद है जब वो अपनी पहली स्पीच कर रही थी असम्बली में एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्टेंजा पढ़ा था आखिर में, अपनी तकरीर के आखिर में। तो वो मुझे कुछ अभी भी याद आ रहा है कि आई हैव टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो उसमें उन्होंने अपना पूरा विजन दे दिया था कि मैंने हार्ड वर्क करना, और सुना भी यही जाता है कि वो 4-5 घंटे सोती थी और बाकी सारा हार्ड वर्क करती थी, काम करती। आगे लेके जाती हूँ थोड़ा सा। जिस दिन उनकी असैसिनेशन हुई है, जब ये हादसा हुआ है, उस रात को वो अपना एक जलसा करके और देर से पहुंची थी। वो कोई काफ़ी लेट पहुंची, तो जो जनरल साहब को मुझे नाम याद नहीं, जिन्होंने उनसे मिलने की ख्वाहिश की, उनके अर्जेंट थी उनसे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, फिर उसके बाद मेरा सोना मुश्किल होगा। तो आई डोंट नो क्या टाइम था, वो 2 घंटे के लिए या 2.5 घंटे के लिए सोई होंगे, और 2:15 बजे जो साबिक आर्मी ऑफिसर थे जो भी, उनसे उनकी मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने उनको तंबीह की थी कि आपके लिए कल का दिन खतरनाक है। लेकिन ना डरी वो जियाली औरत। और उसी तरह से मैं देखें क्या बात है उनकी। अच्छा, ये तो आपने उनकी उस तकरीर की बात की, मुझे ज़रा थोड़े से निकात बताइएगा उस स्पीच के, जो उनकी आखिरी स्पीच थी, जिसमें वो लियाकत बाग में खड़ी जलसे से खिताब कर रही थी, और क्या आज़म था, क्या वलवला था। अपनी वफात से मैं समझता हूँ कि 15 से 20 मिनट पहले जो उन्होंने तकरीर की थी, वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप था। अच्छा। वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से और पाकिस्तान की अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं उनके हिसाब से एक रोड मैप था। उसमें एक विजनरी लीडर जैसे बात करता है, वो उस टाइम महसूस हो रहा था कि शायद अब ये हम में नहीं रहेंगी। कोई लोग महसूस कर सकते थे, क्योंकि वो एक रोड मैप दे रही थी। अच्छा। वो आने वाले दिनों के, आने वाले सालों का तयन कर रही थी। उसमें उन्होंने खारजा पॉलिसी में बड़ी तफसील से बात की, और उन्होंने जो रोड मैप मुतय्यन किया था, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी पे चलती तो शायद अब पाकिस्तान की ये पोजीशन ना होती। लेकिन चूँकि वो एकदम से लीडरशिप का क्राइसिस पैदा हो गया, और जनाब आसिफ अली जरदारी ने उसको हैंडल किया और बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया, मगर वो जो विजन और लीडरशिप मोहतरमा की थी, वो पीपल्स पार्टी में और किसी के पास वैसी नहीं आई। तो उस रोड मैप को अगर आप देखें, उससे पहले आप देखें 2005 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके। फिर नवाज शरीफ साहब को परवेज़ मुशर्रफ साहब इजाज़त नहीं दे रहे थे मुल्क में आने की, उसके लिए बेनज़ीर साहबा ने कोशिश की। ख़ुद तो वो आ गई थी, लेकिन उसके लिए उनके नवाज शरीफ साहब के लिए भी राह हमवार की। उस बेनज़ीर भुट्टो साहबा की स्ट्रेंथ पे ही नवाज शरीफ वापस आए। ये रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल अच्छी आपने बात की कि उन्होंने अपने दौर हुकूमत में जब भी जितना भी काम किया, उन्होंने वो एज दी, ऑपोजिशन को उन्होंने वो एज दी कि कहीं ना कहीं उनके साथ मफाहमत किया जाए। जैसे कि मिसाक़ जमहूरियत में जब बात हुई थी, उसके ऊपर भी बातचीत हुई और काम शुरू हुआ, और बड़ी एक, लेकिन मोहतरमा की मैंने ये देखा कि 2 दफ़ा हुकूमत की,
88 से 90 और आई थिंक 93 से 96 ये जो उनका दौर रहा है, लेकिन बार बार उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया जान करके। उसकी क्या रीजन थी, हालांकि ऑपोजिशन के साथ उनकी फिर भी निपटी थी? बेसिकली इशू ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी और बेनज़ीर साहबा को भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उतना पसंद नहीं करती। अच्छा। जितना, क्योंकि इनको लेफ़्ट की सियासत समझा जाता था इनकी, ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म वाले लोग समझे जाते थे। तो चूँकि ज़ियाउल हक के बाद पेनिट्रेशन हो गई थी जिहादी लोगों की इस्टेब्लिशमेंट में, हायर इस्टेब्लिशमेंट में, और सिविल जो इस्टेब्लिशमेंट उसमें भी वो एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे, राइट विंग वाले लोग। तो विंग्स की डिफरेंस की वजह से इनकी आपस में नहीं बनती थी। और दूसरा ये है कि मोहतरमा बड़ा विजनरी थी, तो वो ललकारती थी। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने उनकी स्पीच सुनी, तो शायद नरसिम्हा राव वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा थे इंडिया में, किसी इशू पे बात हुई, पाकिस्तान की तलखी हुई इंडिया के साथ, तो वो असम्बली में खड़े का कि नरसिम्हा राव को हमारा चाचा मामा थोड़ी लगता है हम इसकी बात सुनेंगे, हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये बड़ा कम होता है। ये एक दलेर खातून की निशानी थी और एक विजनरी खातून की निशानी थी कि उसने पूरा रोड मैप तय किया हुआ था कि हमने इंडिया के साथ कैसे चलना है, हमने अमेरिका के साथ कैसे चलना है, हमने बाकी वेस्ट को कैसे डील करना है, और हमारे जो ऑयल वाले अरब कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमने कैसे डील करना है। आपने देखा होगा कि एक किस्म की क्लासिफिकेशन बनी हुई थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो यूएई की तरफ टिल्ट रहती थी, और नून लीग जो है, नवाज लीग, वो सऊदी अरब की तरफ टिल्ट इनका था। तो लेकिन इन्होंने जिस तरीके से, जिस बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, और इन्होंने अपने मुखालफों को, हालांकि आपको याद होगा कि नून लीग पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने इनकी तस्वीरें तक जहाज़ों से गिराई थी और पर्सनल हो जाया करते थे। ठीक है, इसी के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, गुफ्तगू बड़ी सहर अंगेज हो रही है। उसकी वजह ये थी कि वो जिस शख्सियत के हवाले से हम बात करें, उनकी अपनी शख्सियत बहुत सहर अंगेज रही। मैं उस दिन को और उस लम्हात को कभी भी नहीं भूल सकती जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाले दिन, और फिर उसके बाद, और फिर जो लूट मार मची और जो बैंक लूटे गए और जो जलाओ घिरा हुआ है, मैं उन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकती। आज भी मेरे दिमाग में वो फिल्म की तरह चलने लगती हैं चीज़ें, क्योंकि मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद थी और कितनी शहादतें हुई उसके साथ। आई थिंक मेरे ख्याल में 24-25 शहादत तो जब ही हुई थी, और उससे पहले जो हमला हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे, उसमें भी तकरीबन कोई 250 के करीब शहादतें हुई थी, जो कि कारसाज हमला था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और उसकी भी हम सारा सब कवरेज भी कर रहे थे, और साथ साथ उसकी ट्रांसमिशन, जो एक्सटेंडेड ट्रांसमिशन उस ज़माने में बड़ी हुआ करती थी, उन सब को हम कर रहे थे। लेकिन वही बात आ जाती, मैं आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो साहब के ज़माने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी वो क्या थी, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने की पीपल्स पार्टी थी, तो आज की पीपल्स पार्टी में वो दमखम नज़र आता है। ज़ुबैर साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बड़ी फ़ैन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी, ये इवन दो मैं जरदारी साहब की भी बात कर रही हूँ, जरदारी साहब को सियासत करनी आती है, वही वो वाहिद थे जिन्होंने 5 साल निकाले 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो हमारे जो आपको क्या लगता है कि उसी तरह का एसेंस है, या अब थोड़ी नहीं, एसेंस बहुत मुख्तलिफ हो गया है, बिकॉज जो सियासतदान होता है वो वक्त को देख के उसके मुताबिक फ़ैसले करता है। तो इस वजह से जरदारी साहब ने, चूँकि जरदारी साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की समझ बहुत अच्छी तरीके से आ गई हुई है, तो तब से लेके अब तक उन्होंने सिवाय 1-2 मौक़ों के कभी इस्टेब्लिशमेंट से सींग नहीं अड़ाए। ठीक है। और वो अवॉइड करते हैं, इसीलिए वो माशाल्लाह लंबा खेल जाते हैं। जी, वो पिछला टेन्योर भी पूरा किया उन्होंने, और ये 5 साल की और इम्यूनिटी भी उनके पास आ गई। तो ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो कार्ड्स को समझते हैं। ही इज़ अ गुड प्लेयर और गुड सियासतदान, दोनों दो चीज़ों में मुख्तलिफ है दोनों चीज़ें। चले, प्लेयर मैंने इमरान खान की वजह से भी कह दिया है, क्योंकि अब वो खिलाड़ी ज़्यादा इन हो गए सियासत में, तो जरदारी साहब भी सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आप कह रहे हैं असूलों की सियासत, जो देखें भुट्टो साहब के पास बड़ा चांस था, अगर वो माफ़ी मांग लेते ज़ियाउल हक से तो वो जा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं मरने को तरजीह दूंगा। इसी तरीके से बेनज़ीर साहिबा के भी पास भी चांस था, क्योंकि जिस कमिटमेंट के तहत वो पाकिस्तान आई थी अमेरिका के साथ कमिटमेंट करके, जब उन्होंने यहाँ लाखों जलसे जुलूस देखे तो बेनज़ीर साहबा ने कहा नहीं, मैं तो अपने लोगों की बात करूंगी, मैं काफ लीग के साथ नहीं चल सकूंगी। मैं इन लोगों को, क्योंकि कमिटमेंट यही हुई थी कि आप परवेज़ मुशर्रफ के साथ आगे कैरी ऑन करेंगे।
تو لیکن انہوں نے آتے ہی چینج کر لی. تو آپ جب بھی دیکھ لیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے جس نے بھی خلاف ورزی کی, اس کی کمٹمنٹ کی, بھٹو صاحب کو آپ دیکھ لیں, آپ ایوب صاحب کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ دھماکہ کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کا حال دیکھ لیں کیا ہوا, پھر ابھی بے نظیر صاحبہ کا دیکھ لیں کہ انہوں نے آ کے جو مس کمٹمنٹ کی یا جو بھی ان کے انہوں نے تو پاکستان کے لارجر انٹرسٹمنٹ کیا, لیکن وہ آپ دیکھ لیں کہ فوراً ہی 2-4 دن میں آپ کو رزلٹ نظر آیا. پھر عمران خان نے جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو وہ آپ کو رزلٹ نظر آ گیا. تو بیسکلی لیکن یہ تو سراہتے بڑا ہے نا, ایبسولوٹلی ناٹ کہنا بڑی اچھی بات ہے جی, مگر اس کے کانسیکوینسز یا پہلے ان سے سدھار کا رستہ آنا چاہیے, ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے نا. آپ زندہ رہیں گے تو کریں گے. لیڈر جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب چیز ہوتا ہے. لیڈر کے سامنے جب ایک جلسہ ہوتا ہے, ایک عوام کھڑی ہوتی ہے, تو اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. صرف دل ہی بڑا ہوتا ہے. ہاں, وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جیسے عمران خان صاحب کو اتنا وینری آدمی نہیں ہے, ایوری بڈی نوز. وہ اپنے سٹائل سے چلنے والا آدمی, سیاست میں ان کی کوئی ایسی سوجھ بوجھ نہیں ہے, یا انہوں نے جو ٹیم چوز کی ہوئی تھی ایون وکیلوں کی بھی, تو دیکھیں مروا دیا وکیلوں نے سارا. اچھا, میرا بس ایک آخری سوال ہے, ہم جانے سے پہلے, کیا کوئی اور بے نظیر بھٹو پیدا ہوگی اس ملک میں؟ لیکن اگر ہم انہی کی نسل سے بات کریں, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر فاطمہ بھٹو بے نظیر بھٹو کی دوسری شکل ہو سکتی تھی اگر ان کے اوپر کام کیا, ان کو آگے لے کے آیا جاتا, یا پھر بختاور یا آصفہ جی, یا ان کے اوپوننٹ پہ جاؤں تو میں مریم نواز شریف, لیکن وہ چونکہ وہ الگ ہے, لیکن میں پھر بھی مسلم دنیا کے لیے جی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا متبادل تو شاید کوئی نہیں ہو سکتا, جیسے بھٹو صاحب کا متبادل کوئی نہیں ہو سکا تھا. ہر آدمی اپنی جگہ پہ ایک شخصیت ہوتا ہے. بلاول صاحب اپنی جگہ پہ ایک شخصیت ہیں, لیکن وہ محترمہ آصفہ صاحبہ جو ہے نا, وہ یقیناً ان میں جب انہوں نے اوتھ لینے کے بعد پہلی سپیچ کی, تو وہ مجھے آپ یقین کریں کہ ان کی والدہ کی جھلک ان میں نظر آ رہی تھی, وہ کانفیڈنس لیول اسی انداز سے. تو اگر یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور آصفہ صاحبہ یہ دونوں پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ زبیر ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم انشاءاللہ ایک نشست کبھی اور رکھیں گے جس میں ہم شخصیات کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کیا ان کے اولادوں میں وہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور وہ بھی اسی لیگیسی کو اسی طرح سے لے کے آگے چل سکتے ہیں. مزید کبھی اسی ٹاپک پہ پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں عثمان اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.